गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट का 7 सितंबर का एग्ज़ाम पेपर, जो आपका सुबह की शिफ्ट में हुआ था। चलिए देखते हैं। इसी के साथ पहले क्वेश्चन को, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि एक विषम ज्ञात कीजिए। इनमें से विषम कौन है? पहला ऑप्शन है मुर्गी और चूजा, गाय और बछड़ा, भेड़ और मेमना, ऊंट और गधा। तो इन ऑप्शन में जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वो उसके बच्चे से रिलेशन है। जैसे हैन का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? चिकन। मतलब मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है और भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। तो जो विषम है वो क्या है? ऊंट और गधा। ये दो तरीके के अलग अलग जानवर हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि इसमें भी एक विषम ज्ञात करना है। अब इसमें हम एक विषम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें दिए हैं 135, 592, 357 और 579। यहाँ पर जो विषम है वो दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो आपका ये पहला, तीसरा और चौथा जो नंबर है वो ऑड दिए हैं और जो सेकंड नंबर है वो आपका इवन दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 592। और इसका दूसरा जो ऑप्शन है इसको चेक करने का वो क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपके नंबर दिए हैं एक एक नंबर के अंतर पर दिए हैं। क्या दिया है? एक के बाद अगला नंबर छोड़ के 3 दिया है, 3 के बाद फिर अगला नंबर छोड़ के 5 दिया है। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन है, ये भी आपका 3, 5, 7 भी इसी तरीके से दिया है एक एक छोड़कर, और 5, 7, 9 भी आपका इसी तरीके से दिया है। तो इसमें भी जो आपका ऑड निकल के आएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ये जो नंबर दिया है आपका 3, 9, 1, 2, 8, 5, 6, 4, ये नंबर दिया है आपका। इसमें दूसरे और 8वें अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, दूसरे का और 8वें का। इसी प्रकार चौथे और 5वें अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। ये चौथे 5वें का भी स्थान बदल दिया जाता है। अब पहले और 6वें का स्थान बदल दिया जाता है। तो पहले का और 6वें का स्थान बदल दिया है। अब तीसरे और 7वें का, तो तीसरा ये रहा और 7वां ये रहा, इन सब का स्थान बदल दिया जाता है। तो इस व्यवस्था के पश्चात निम्न में से कौन 3 के बाएं तीसरा होगा? चलिए इनको नंबर्स को चेंज करते हैं। 3 की जगह हमें क्या लिखना है? 5। और 9 की जगह हमें क्या लिखना है? 4। 9 की जगह क्या लिखना है? 4। 1 की जगह क्या लिखना है? 6। 2 की जगह क्या लिखना है? 8। और 8 की जगह क्या लिखना है? 2। 5 की जगह क्या लिखना है आपका यहाँ पर? 3। और 6 की जगह ये आपका क्या लिखना है यहाँ पर? 1। और 4 की जगह क्या लिखना है? 9। तो जो नंबर चेंज करके जो नंबर आया आपका वो आया आपका 5, 4, 6, 8, 2, 3, 1, 9। अब इसमें से 3 के बाएं तीसरा कौन सा हुआ? 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके बाएं तीसरा 1, 2, तीसरा ये बाएं में है, तो इसके बाएं तीसरा आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? 6। ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये आपका कोड पर रिलेटेड है। ये दिया है कि एक खास कोड भाषा में यू आर वॉचिंग क्रिकेट को ये बोला गया है WACRYOAR, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट को ये बोला गया है, और यू आर अ किड को ये बोला गया है। तो अब यहाँ पर किड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो किड जिस भी लाइन में इस्तेमाल हुआ है उसको हम देखते हैं किड किस में इस्तेमाल हुआ है? यू आर अ किड में।
अब इसमें से जो कॉमन है हम उसको कैंसिल करते चलते हैं। कॉमन इसमें क्या क्या है, यू आर इसमें कॉमन है और यू आर इसमें कॉमन है। इसमें जो इसका कोड दिया है वो क्या कोड कॉमन दिया है, इधर WACR इधर कॉमन दिया है और WACR इधर कॉमन दिया है। तो यहाँ से ये हमारे पास इधर कोड काय का बचा, किड का, और इधर बचा BZKI। अच्छा, ए जो है वो किसमें कॉमन है, ए दिया है आपका इसमें कॉमन और इसमें कॉमन। अब इनमें जो दोनों में एक वर्ड है बाई जेड दोनों में कॉमन है, तो किड का जो कोड बचा आपके पास वो क्या बचा, KI। ये नंबर बचा आपके पास, यहाँ पर ये कोड बचा, तो किड का कोड यहाँ पर क्या निकल के आया, KI। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये भी आपका कोडिंग पर रिलेटेड है। इसमें कोडिंग पर रिलेटेड इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये लिखा हुआ है टीचिंग को क्या लिखा गया है, TEACHING को क्या लिखा गया है, CHEATING। इसमें अब क्या रिलेशन दिया है, ये जो पीछे के तीनों वर्ड हैं ये जैसे के तैसे लिखे हैं और ये आपका T सबसे लास्ट में लिखा है, फिर यहाँ पर ये C इधर, H इधर और फिर उसके बाद EA जैसे के तैसे लिखे हुए हैं। इसी तरीके से अब हम अगर कोड देखेंगे ग्रेडियंट का तो वो कोड क्या निकल के आएगा, ग्रेडियंट का जो कोड है वो क्या निकल के आएगा, हम ENT को जैसे के तैसे लिख देंगे, पिछले जो कोड दिया है उसके हिसाब से ये हमने ऐसे का तैसा लिख दिया। अब इसमें जो पहला वर्ड है ये हम इधर राइट में लिखेंगे और ये D जो वर्ड है ये हम इधर पहले लिखेंगे, I इसके बाद लिखेंगे, R इसके बाद और फिर A इसके बाद। तो ये क्या बना, DTRAGENT। ये आपका कौन से उसमें दिया है, सॉरी ये T नहीं है ये I है। तो ये आपका कौन से में दिया है, DIRAGENT। ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। कौन से में दिया है, ये आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, तो यहीं से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अगर 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों को कितने तरीके से चयन किया जाता है कि जिससे कि 2 विशेष पुस्तकें सदैव अपवर्जित रहती हैं, मतलब एक्सक्लूडेड रहती हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें 2 एक्सक्लूड करनी है, तो 10 में से पुस्तक हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 8 में से 4 को हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, 8C4 का। 8C4 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा आपका 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 8 में से 4 माइनस किया तो ये भी 4 फैक्टोरियल। इसको यहाँ से ओपन किया तो 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल जैसा का तैसा लिख देंगे। नीचे हमारा एक 4 फैक्टोरियल हम जैसा का तैसा लिख देंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या लिख देंगे, ये 4 फैक्टोरियल को भी हमने यहाँ से खोल लिया। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 6 हुआ, ये यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया और 4 से इसको 2 बार कैंसिल किया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू इधर ये 7 इंटू 5। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 70। आंसर कितना होगा आपका इसका, 70। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्रों मतलब UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। पहले तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, वो होता है महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन दिवस के दिन ही
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको एकदम रट के रखिए कि बंगाल टाइगर कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ये आपका बी से ही स्टार्ट होता है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा जो बंगाल टाइगर जहाँ पर उपस्थित हैं वो हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका है उमरिया जिले में। किस जिले में है? उमरिया जिले में। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1968 को। इसको 1968 को इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। और ऑप्शंस को देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। संजय सीधी में है आपका, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में स्थित है। वन विहार कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यादव राजाओं की राजधानी थी। यादव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी में थी। कहाँ पर थी? देवगिरी में। ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि अक्षय कुमार को किस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ सम्मानित किया गया था। तो अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सम्मानित किया गया था? तो वो फिल्म थी रुस्तम। रुस्तम में इनके अभिनय को देखते हुए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी? जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना हुई थी 1952 में। और ये स्थित है आपका मुंबई में। ये स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1952 को, जहांगीर आर्ट गैलरी की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है ये आपका प्रेसिडेंट। कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज कवि थे। तो पंडित राज जगन्नाथ जिस शासक के राज कवि थे उनका नाम था शाहजहां। शाहजहां द्वारा आगरा में क्या बनवाया गया है? ताज महल, जो कि आपका वर्ल्ड फेमस है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज और निर्वाचन मंडल इसका चयन करता है। और इसका चयन में कौन कौन भागीदारी करता है? तो इसके चयन में जो भागीदारी करते हैं वो लोअर हाउस यानी लोकसभा के सारे मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। आपके सारे राज्यों के लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस अपर हाउस मतलब राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स प्लस जो आपकी स्टेट असेंबली होती है, जो आपका विधानसभा होती है, क्या होती है? जो आपकी विधानसभा होती है उसके सारे निर्वाचित सदस्य यहाँ पर वोटिंग करते हैं। और जिसमें ये आपके राज्यों के हैं और ये आपके राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यहाँ पर वोटिंग करते हैं, जिनमें से केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं लिया जाता है।
सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड किया गया है, वो है आपकी दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको प्रेसिडेंट के मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन कौन करता है, वो आपका लोकसभा के सारे मेंबर्स प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स प्लस विधानसभा के आपके स्टेट विधानसभाएं जो होती हैं उनके सारे मेंबर्स रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य रहते हैं, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ऐड नहीं किया जाता इसमें सिर्फ। और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कि सिर्फ विधानसभाओं द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं, सिर्फ लोकसभा द्वारा और सिर्फ राज्यसभा द्वारा। तो सिर्फ विधानसभा इसको नहीं करती, सिर्फ लोकसभा भी नहीं करती और सिर्फ राज्यसभा भी नहीं करती, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। तो सिखों के टोटल गुरु कितने रह चुके हैं, सिखों के टोटल गुरु रह चुके हैं आपके 10। कितने गुरु रह चुके हैं टोटल, 10 गुरु रह चुके हैं। जिसमें यहाँ में पूछा है दूसरे गुरु का नाम, तो दूसरे गुरु इनके कौन थे, गुरु अंगद थे। फर्स्ट गुरु जो थे, पहले गुरु थे वो कौन से थे, पहले गुरु थे गुरु नानक। और जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे ये, जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि नारा जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान जिन्होंने नारा दिया था उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। और ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर मतलब दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनको मैन ऑफ पीस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, मैन ऑफ पीस भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को वर्ष किस में नया राज्य बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ था छत्तीसगढ़, ये हुआ था आपका 2000 में और डेट थी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, सन कौन सी दी है, 2000। सन यहाँ पर कौन सी दी है, 2000। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपका कि सीमा सुरक्षा बल BSF में प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी हैं। सीमा सुरक्षा बल में BSF में जो पहली महिला क्षेत्र अधिकारी हैं उनका नाम है तनुश्री पारेख। क्या नाम है उनका, तनुश्री पारेख। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि हनुमंतिया द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है। तो हनुमंतिया द्वीप स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है आपका खंडवा में। हनुमंतिया द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है खंडवा में। और ये इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। किसके जलाशय में स्थित है, इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि बजबहादुर महल कहाँ पर स्थित है। तो बजबहादुर महल कहाँ पर स्थित है, बजबहादुर महल मांडू में स्थित है। मांडू में बजबहादुर महल के अलावा और कौन कौन से महल स्थित हैं। तो यहाँ पर जो महल स्थित है, पहला है आपका हिंडोला महल, दूसरा आपका रानी रूपमती महल है। कौन सा है, पहला हिंडोला महल, दूसरा रानी रूपमती महल, तीसरा है आपका होशंग शाह का मकबरा मांडू में। और कौन कौन सा है, होशंग शाह का मकबरा है वहाँ पर। और
वो संग शाह का मकबरा स्थित है वहाँ पर, और एक जहाज महल भी स्थित है। कौन सा? जहाज महल भी स्थित है। ये सारे आपके मांडू में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम। कौन सा गीत है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में इसको लिखा गया था। ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ। किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया है। और 1950 में इसे हमारा राष्ट्रीय गीत, इंडिया का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। ये शुरुआत में 2 भाषाओं में लिखा गया था, जिसमें एक भाषा थी आपकी बांग्ला और दूसरी भाषा थी संस्कृत। किन किन भाषाओं में लिखा गया है? ये बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया है। आनंद मठ इसके उपन्यास का नाम है। इसको 1882 में लिखा गया था और भारत के राष्ट्रगीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे? तो अमर कवि कालिदास संबंधित थे आपके उज्जैन से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन में ये लुप्त संख्या चुनकर हमको श्रृंखला को पूरा करना है। तो इस श्रृंखला में जो आपका रिलेशन है वो क्या रिलेशन दिया गया है? इस श्रृंखला में आपका क्या रिलेशन दिया गया है देखते हैं। हम पहले 3-4 नंबर्स में इसका रिलेशन देख लेते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है? 3 का। 7 और 11 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का दिया है। अब अगला 11 और 18 के बीच में डिफरेंस दिया है आपका 7 का। 18 और 29 के बीच में डिफरेंस दिया है 11 का। 29 और 47 के बीच में डिफरेंस दिया है 18 का। अब इनके बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे? हम अगर देखेंगे कि पिछले नंबर में अगर अगले नंबर को जोड़ दिया जाता है तो उसके आगे का नंबर बनता है। फिर इन दोनों नंबर को अगर जोड़ेंगे तो उसके आगे का नंबर बनेगा। तो 3 में अगर हमने 4 को जोड़ा तो 7 आया। 4 में अगर हमने 7 को जोड़ा तो 11 आया। 7 और 11 जोड़ने पर 18 आया। अब 11 और 18 जोड़ने पर कितना आएगा? तो 11 और 18 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 29। अब 47 में अगर आप 29 को जोड़ेंगे तो नंबर यहाँ पर कितना आना चाहिए? 76। अब इसी के हिसाब से हम अगले नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं। 18 और 29 को अगर आपने जोड़ा तो नंबर यहाँ पर क्या होगा? 47। और 76 में अगर आप 47 जोड़ेंगे तो 123 आएगा। और यहाँ पर 47 में अगर 29 को जोड़ेंगे तो नंबर क्या आएगा आपका? 76। तो 123 में आप 76 जोड़िए तो 199 आएगा। मतलब जो सीक्वेंस हमने माना है वो एकदम राइट है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 76। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में भी हमें ये संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो संख्या क्या आएगी इसमें? यहाँ पर भी हम रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ जो रिलेशन है इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस किसका है? 6 का। अगले में डिफरेंस देखेंगे, अगले में डिफरेंस आ रहा है 8 का। अगले में डिफरेंस आ रहा है 9 का। तो अगर हम देखते हैं तो 2 नंबर्स को ऐड कर दिया जा रहा है इस सीरीज में। 2 नंबर को अगर हम 10 में ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? 12 का डिफरेंस। तो 29 में अगर 12 को ऐड करेंगे तो नंबर क्या आना चाहिए आपका? 41। नंबर कितना आना चाहिए? 41। ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी हमें वही सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ये सीरीज देख लेते हैं पहले हम। इस सीरीज में क्या आएगा आपका? 5 में 18 में 10 में 12 में 15 में कोई एक सीधा सा नहीं दिया नंबर, कोई एक सीधा सा रिलेशन नहीं दिया है। इसमें आपका 5 के बाद 18 दिया है, 18 के बाद फिर माइनस कर दिया है, फिर प्लस किया है, फिर प्लस किया। तो ये कोई सीरीज नहीं समझ में आ रही। तो हम देखेंगे अल्टरनेट क्या सीरीज दी है इसमें। तो अल्टरनेट मतलब 5 और 10 के बीच में क्या रिलेशन दिया है? इसमें आपका +5 करके दिया है। क्या दिया है इसमें? +5 करके दिया है। अगले में भी आपका इधर +5 करके दिया है।
अब अगर रिलेशन देखेंगे 18 और 12 में, तो इसमें क्या कर दिया आपका -6 कर दिया। तो अगले में अगर आप -6 करेंगे तो यहाँ नंबर कितना आना चाहिए 6। अगर 12 में से आपने -6 किया तो नंबर कितना आना चाहिए 6। ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। 6 किस में दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमें इसमें भी लुप्त अक्षर चुनकर इसमें भी हमको श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें पहले देखते हैं नंबर कितने दिए हैं। नंबर दिए हैं 1 2 3 1, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर दिए हैं यहाँ पर कितने नंबर दिए हैं 18। तो 18 आपका किस टेबल में आता है, पहला आता है 3 में, दूसरा आता है 6 में। तो 3 3 के अगर ग्रुप बनाएंगे तो इसमें बहुत छोटे ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे 3 3 के ग्रुप बनेंगे तो वो बहुत छोटे बनेंगे। तो हम क्या बनाएंगे 6 6 के ग्रुप बनाएंगे। तो 6 6 के ग्रुप कैसे बना देंगे, हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6। एक जो हमारा ब्रैकेट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। अगला जो आएगा 1 2 3 4 5 6 आर के बाद आ जाएगा ये, और अगला जो रहेगा वो हमारे 6 नंबर अलग से रहेंगे। अब देखिए पहले में पहला तीनों का खाली है, तो इसमें हम देखेंगे क्या आएगा। और लास्ट जो नंबर देख रहे हैं वो इसमें आपका फर्स्ट में आर दिया है, इसमें भी आपका आर दिया है, तो लास्ट में भी क्या आ जाएगा आपका आर। अब पीछे के 5 नंबर देख लीजिए आप, पीछे के 5 नंबर, इसमें भी आपका सेकंड नंबर जो लास्ट सेकंड दिया है वो टी दिया है, इसमें भी आपका फर्स्ट में भी टी दिया है जो लास्ट सेकंड नंबर दिया है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका टी, लास्ट सेकंड जो नंबर होगा वो क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। यहाँ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये 3 3 में हमने डिवाइड कर लिया, इसको कितने में डिवाइड किया, यहाँ से 3 3 में इनको डिवाइड कर लिया। ये आ गया आपका यहाँ पर, ये लाइन आ गई आपकी यहाँ पर, लास्ट में तीनों में आर है, हमने यहाँ आर लिख दिया। सेकंड लास्ट देखेंगे यहाँ टी दिया है, यहाँ भी टी दिया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे टी कर देंगे। अब अगला देखेंगे लास्ट थर्ड देखेंगे, इसमें एस दिया है आपको, इसमें भी एस दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे एस कर देंगे। बाकी एस आर यहाँ, एस आर यहाँ, एस आर यहाँ पर है। फर्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो सारे नंबर हमें 2 2 बार कवर किए गए हैं। देखिए इसमें आर 2 बार आ गया, एस 2 बार आ गया, तो इस हिसाब से पहला जो नंबर आना चाहिए सब में आना चाहिए टी। कौन सा आना चाहिए टी आना चाहिए। तो जो सिक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा टी एस टी 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 और आर। यह आपके कौन से नंबर के ऑप्शन में है, टी एस टी 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 आर, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है आपका कि कुछ थैले बॉक्स हैं, कुछ थैलों को क्या बना दिया, कुछ बैग को क्या बना दिया, यहाँ पर बॉक्स बना दिया। कुछ थैलों को हमने बॉक्स बना दिया इधर, और सभी बक्से मेज हैं, और सभी बक्सों को किसके अंदर कर दिया हमने मेज के अंदर। अब निष्कर्षों को चेक करेंगे। यहाँ पर ये हमने क्या किया, सभी थैलों को किसके अंदर कर दिया, ये मिस्टेक होगी यहाँ पर, सभी थैलों को किसके अंदर कर दिया, यहाँ पर कर दिया बॉक्स के अंदर, और सभी बॉक्सों को किसके अंदर कर दिया मेज यानी टेबल के अंदर। अब यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ थैले मेज हैं, तो थैले का और मेज का यहाँ पर रिलेशन हमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ राइट। अगला दिया है कि कुछ मेज बक्से हैं। अब कुछ मेज यहाँ पर ये बक्से दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन राइट दिए हैं, दोनों निष्कर्ष सही दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका
निष्कर्ष और कथनों पर आधारित है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें आपका कथन दिया है कि सभी प्लेट सॉसर हैं। सभी प्लेटों को यहाँ पर किसके अंदर कर दिया? सॉसर के अंदर कर दिया। अब कोई सॉसर कप नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस रिलेशन को बना देंगे। तो निष्कर्ष क्या निकल के आएगा इसका कि कोई प्लेट कप नहीं है। तो प्लेट का और कप का हमें यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन दिया है कि यहाँ पर सभी प्लेटों को किसके अंदर लिया गया है? सॉसर के अंदर, और कोई सॉसर कप नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई प्लेट भी यहाँ पर कप नहीं होगा। तो ये जो आपका निष्कर्ष होगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि कोई कप एक प्लेट नहीं है। तो कोई कप एक प्लेट नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। प्लेट और कप का रिलेशन हमने सॉसर के थ्रू निकाल दिया, लेकिन कप का प्लेट से रिलेशन कोई डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? क्या दिया है यहाँ पर कि पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया है? राजीव गांधी की जगह नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपका खेल के क्षेत्र में मतलब खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। इसको सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? ये शतरंज के खेल से संबंध रखते हैं। किस खेल से? शतरंज के खेल, चेस से संबंध रखते हैं विश्वनाथ आनंद। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2011-12 में। किसमें दिया गया था? 2011-12 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अभी करंट की बात करें तो 2020 में 5 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। 2020 में कितने लोगों को दिया गया है? ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनके नाम हैं रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इन 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इनका विषम संयोजन हमें देखेंगे। इनका विषम संयोजन क्या दिया हुआ है इसमें देखिए आप। पहले में क्या दिया है? 32 57 927। दूसरे में दिया है 32 59 727। अगला दिया है 32 57 927। अगला भी दिया है 32 57 927। तो जो गलत दिया है वो कौन सा दिया है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था हमारे इसी पेपर में कि सीजेआई को शपथ कौन दिलाता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। और किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालय मतलब किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी शपथ उसको कौन दिलाता है? तो उसकी शपथ दिलाता है उसको राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य में एक तरीके से राष्ट्रपति के बराबर ही होता है। ये हमारे पूरे देश में होते हैं और ये हर स्टेट के राज्यपाल आपके अलग अलग होते हैं। तो जो आपको हाई कोर्ट के ये आपका उच्च न्यायालय है,
इसके चीफ जस्टिस को मतलब मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाएगा? आपका राज्यपाल। कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलाएगा? गवर्नर। और सीजेआई को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और सीजेएचसी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलाता है शपथ? गवर्नर मतलब राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा कौन है? मशहूर कौन है? ये किसके लिए मशहूर हैं? तो ये दोनों हैं ध्रुपद गायक। ये कौन है दोनों? ये कौन है दोनों? ध्रुपद गायक हैं ये। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा दोनों भाई हैं, ये दोनों ध्रुपद गायक हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद भारत की एक समृद्ध गायन शैली होती है। क्या है? एक समृद्ध ये गायन शैली होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, उसमें से गलत संयोजन पहचानना है। तो ये क्रम क्या दिया है यहाँ पर? ये जो क्रम है वो क्या दिया है? वो दिया है आपका 4, 10, 28, 84 और 288। अगर हम इस क्रम में गौर करते हैं तो ये नंबर क्या लिखे हैं? 4, 10, 28 और 84 और 244। अगर अलग अलग नंबर को इनमें से हम देखते हैं तो ये जो नंबर है हमें देखने पर लगभग लग रहा है ये 3 की घात 1 + 1। अगला जो नंबर है वो दिया है 3 की घात 2 + 1। अगला नंबर दिया है आपको 3 की घात 3 + 1। तो उसके बाद अगला होना चाहिए 3 की घात 4 + 1। अगला होना चाहिए आपका 3 की घात 5 + 1। चेक करते हैं इनमें से इस सीरीज को कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है। 3 की घात 1 कितना होता है? 3, 3 और 1 कितना होगा? 4, मतलब ये राइट है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 और 1 कितना होता है? 10, ये भी आपका सही है। अगला दिया है 3 की घात 3 मतलब 27 और 1 कितना होगा? 28, तो आपका ये अगला नंबर भी सही है। अगला दिया है 3 की घात 4 मतलब 81 और 1 कितना होगा? 82, तो ये जो 84 नंबर है वो आपका गलत दिया है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 82। चलिए अगले को और चेक करते हैं। 3 की घात 5 की वैल्यू क्या होती है? 243। 3 की घात 5 की वैल्यू क्या होती है? 243। और 243 में हमने अगर 1 को ऐड किया तो नंबर क्या है? 244, तो ये भी यहाँ पर राइट है। तो जो इनकरेक्ट नंबर दिया है वो क्या दिया है आपका? 84, तो 84 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि एक्टेड को कोड किया है किसमें? ACTED को क्या कोड किया गया है? STUAH। तो हमको किसको कोड करके बताना है? ACE को। अच्छा, यहाँ पर कोई एक सीधा सा कोई ढंग का रिलेशन हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? हम यहीं से इनके कोड उठाते चले जाएंगे। तो ए का कोड यहाँ पर क्या दिया है? S। C का कोड यहाँ पर क्या दिया है? T। और E का कोड यहाँ पर क्या दिया है? A। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? STA। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ये जो साइन दिए हैं इनका मतलब होता है इस तरीके से। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। तो हम इस जो नीचे जो संख्या लिखी है उसको कैसे लिखेंगे? नीचे जो संख्या लिखी है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, भाग का साइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिखा है, तो भाग का मतलब यहाँ क्या लिखा है? योग। तो भाग का जहाँ पर भी साइन है हम किसका साइन लगा देंगे? प्लस का। डिवाइड किया, प्लस किया 4। इक्वल का साइन दिया है, इक्वल किससे इंडिकेट किया है? रेड से, मतलब हमने यहाँ माइनस कर दिया। फिर से वैल्यू लिख दी अगली 10। भाग को फिर क्या इंडिकेट किया गया है? +4 +8 +3। ये नंबर पूरा आ गया हमारे पास। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस वाली ये सारी संख्याएं जोड़ने पर वैल्यू आएगी 44।
माइनस की संख्या अलग से लिख दी -10, तो 44 में से 10 माइनस किया तो आंसर क्या है 34। 34 कौन से ऑप्शन में दिया आपके फर्स्ट ऑप्शन में, तो यह यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि सेपर को क्या कोड किया गया है TGCHNCNHO। तो एक्सरसाइज को क्या कोड किया जाएगा, क्या दिया गया है SHAPER को क्या कोड किया गया है TGCNHO। तो इसमें क्या रिलेशन दिया गया है हमारे, अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये लाइन हम नीचे लिखते हैं, थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं SHAPER, ये लिखा हमने यहाँ पर TGCNHO, इस तरीके से हमने लिखा। इनके बीच में क्या रिलेशन दिया है, तो पहले को देखेंगे तो हम ये दिया है आपका S के बाद क्या आता है T, तो ये दिया है आपका +1। अगला जो दिया है H से पहले आता है G, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। अगला जो दिया है वो आपको दिया है +2, इसके बाद अगला दिया है -2, उसके बाद का ये आपको 4th नंबर का जो नंबर है वो दिया गया है +3, और अगला जो दिया है वो -3। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या चल रहा है +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो अब हमको कोड काय का लिखना है, हमको कोड लिखना है EXERCISE का। कोड हम किसका लिखेंगे, एक्सरसाइज का। पहले में हमको क्या करना है +1 करना है, क्या करना है यहाँ पर पहले में हमको +1 करना है, दूसरे में -1, तीसरे में +2, अगले में -2, इसमें +3, इसमें -3, इसमें +4 और इसमें -4। चलिए लिखते चलिए इनके कोड को साथ में ही। तो ये E में से अगर हम +1 करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए F, X में से एक को माइनस करेंगे तो W, E में +2 किया तो G, R में -2 किया तो P, C में +3 किया F, I में -3 किया F, S में +4 किया W और E में -4 किया E। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है FWGPFFW, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका कोडिंग से ही रिलेटेड है। तो कोड यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज का कोड दिया है गुड लुकिंग गर्ल, इसका कोड दिया गया है यहाँ पर लुकिंग फॉर यू, एंड इसका कोड दिया है फॉर ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमको किसका कोड निकालना है, यू का। यू यहाँ पर किस किस ऑप्शन में दिया है, यू दिया है यहाँ पर लुकिंग फॉर यू में, लुकिंग फॉर यू में दिया है। तो इनमें से जो सिमिलर जो जिस चीज का कोड दिया है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो सिमिलर यहाँ पर जो नंबर दिया है वो क्या दिया है, इसमें लुकिंग दिया है, इसमें भी आपका लुकिंग दिया है। तो इन दोनों का जो एक जैसा जो कोड है वो क्या दिया है SADA, यहाँ पर लुकिंग का कोड हो जाएगा। अब अगला क्या दिया है फॉर यू, 4 आपका किस किस में मैच हो रहा है, 4 आपका ये लास्ट वाले में और इसमें मैच हो रहा है। कोड आपका कौन सा मैच हो रहा है इसमें, SAJ और SAJ। तो यहाँ पर जो U का कोड है वो कौन सा बचा आपका, SANA। ये कोड किसका बचा, U का SANA बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी स्थापना, A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी।
A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। A.O. ह्यूम ने क्या किया था? इसकी स्थापना करी थी और इसके जो पहले प्रेसिडेंट यानी पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? WC बनर्जी। यहाँ पर राष्ट्रपति ना होके क्या लिखा होना चाहिए? यहाँ पर अध्यक्ष। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे इसके? WC बनर्जी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका निष्कर्ष और कथन पर आधारित है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कुछ गौरैया शिशु हैं। यहाँ पर कुछ गौरैया को किसके बीच में ले लिया? किड्स यानी शिशु के बीच में ले लिया। अब दिया है कि कुछ गौरैया घर नहीं है, तो किसके बीच में ले लिया यहाँ पर कि कुछ गौरैया घर नहीं है। ये वाली जो है वो घर नहीं है। मैच करेंगे इनके ऑप्शंस को, निष्कर्ष को मैच करेंगे तो दिया है सभी घर शिशु हैं। तो यहाँ पर आप इनमें देखिए घर में और शिशु में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया। घर में और शिशु में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस। अगला दिया है कि सभी शिशु गौरैया हैं, तो शिशु के बीच में और गौरैया के बीच में जो रिलेशन दिया है वो किसका दिया है? कुछ का दिया है। तो सभी वाला जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। ये दिया है कि सभी कलम पेंसिल हैं। सभी कलमों को किसके अंदर ले लिया? यहाँ पर पेंसिल के अंदर ले लिया। अब सभी पेंसिल को किसके अंदर कर दिया? रबड़ के अंदर। अगला जो निष्कर्ष है वो आपका दिया है कि सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल कलम है ऐसा नहीं दिया, हमें क्या दिया है कि सभी कलम पेंसिल हैं। पेंसिल का कुछ पार्ट कौन घेर रहा है? कलम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है कि सभी कलम रबड़ है, तो कलम का ये पार्ट कितना है? छोटे में दिया है, ये पूरा पार्ट रबड़ में कवर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले सेक्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि एक कैन में 20 किलोग्राम तेल रखा जाता है। कितना तेल रखा जाता है? एक कैन में 20 किलोग्राम तेल रखा जाता है। इसमें से 3 सही 1/2 किलोग्राम और 12 सही 3/4 किलोग्राम तेल 2 अलग अलग बर्तनों में डाला जाता है। तो कैन में बचे हुए तेल की मात्रा कितनी है? तो कुल तेल कितना था? कुल तेल था आपका 20। इसमें से कितना निकाल लिया गया? 1 निकाल लिया गया 3 सही 1/2 और 1 निकाल लिया गया 12 सही 3/4। ये तेल आपका निकाल लिया गया। अब जो तेल बचा हुआ है यहाँ पर x, वही कैन में बचे तेल की मात्रा है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से टोटल हम इन दोनों को ऐड करके हम इसको 20 में से माइनस कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं इनको। 3 सही 1/2 प्लस 12 सही 3/4। ये आगे वाले नंबर्स को हम अलग ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर इसको सिंपल फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने पर ये कितना होगा? 3 × 2 6 और 1 7/2। अगला कौन सा हो जाएगा? ये 12 × 4 48 प्लस 3 51/4। ये नंबर आ गया आपका। इस नंबर को जब आप एलसीएम लेंगे 7/2 प्लस 51/4 को आप ऐड करेंगे। एलसीएम आया 4, 2 का डिवाइड किया 4 में 2 बार हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया, ये आया 14। और यहाँ पर 4 का डिवाइड 4 में
करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो आपका 51 आएगा। तो 14 और 51 ऐड करने पर नंबर कितना आएगा, 65/4। इतना जो तेल है वो क्या कर लिया गया है, अलग अलग बर्तनों में डाल दिया गया है। तो अब बचा तेल कितना है, बचे तेल को हम 20 में से इसको माइनस कर देंगे। चलिए एलसीएम ले देते हैं, फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर 20 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 65 को माइनस करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 15/4। तेल कितना बचा हुआ है, 15/4, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसमें अगले क्रम में कौन सी आकृति आएगी, अगले क्रम में कौन सी आकृति आएगी, हम कैसे निकालेंगे। इसमें अगर आप सब में देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये फिक्स दिया गया है, क्या दिया है, ये पार्ट सब में फिक्स दिया गया है इसी जगह पर। तो अगली आकृति में भी आपका ये पार्ट फिक्स होना चाहिए, तो ये पार्ट आपका इसमें फिक्स दिया है। और देखते हैं अगली कौन सी आएगी, इसमें यहाँ पर फिक्स दिया है। अगला देखिए, ये यहाँ पर इस जगह पर दिया गया है, अगली आकृति में एक छोड़ के आपका इस जगह पर दिया है, अगली आकृति में फिर से एक छोड़ के इस जगह पर दिया है, फिर अगली आकृति में आपका ये प्लेस छोड़ के इस पर दिया गया है। तो अगली और आकृति में आपका ये प्लेस छोड़कर कहाँ कौन सा शेडेड एरिया होना चाहिए, ये वाला, तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि यदि ये दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं, मतलब ओवरलैप अगर इन दोनों वर्गों को किया जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा, निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा। अब देखिए ये वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि कुछ पहले में लाइन वर्टिकल दी है, दूसरे में हॉरिजॉन्टल दी है, तो इसमें जो लगभग हमें दिख रहा है वो कौन सा बनना चाहिए, आपका सेकंड नंबर का बनना चाहिए, सेकंड नंबर का जो साइन है वही बनना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए थर्ड भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और फोर्थ में यहाँ पर लाइन होनी चाहिए थी, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। क्रम दिया है ए ई आई ओ, या आपके वॉवेल्स दिए हैं, स्वर दिए हैं, तो अगला वॉवेल आपका कौन सा होना चाहिए, यू होना चाहिए। लेकिन इनको देख के हमें क्या लग रहा है कि नंबर यहाँ पर जो दिए हैं वो उल्टे दिए हैं, तो यू भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सेकंड, उल्टा यू बनेगा अगली आकृति में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो बिजली के खंभे की जो लेंथ है वो क्या कैलकुलेट होगी, वो पॉइंट शेप में कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर जो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी दी है, 120 दी है, और चाल कितनी दी है, 54 दी है। डिस्टेंस दी है मीटर में और चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 120/54 इंटू इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का। नीचे वाली संख्या में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नीचे से आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ वैल्यू। और अगर इस तरीके से भी ना लिखें आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 5/18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। 18 से ये आपका कैंसिल हो गया 3 बार, और जो आपका 3 से ये कैंसिल होगा आपका 40 बार, और 5 से 40 कैंसिल होगा 8 बार। कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 8 सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किसी धन के दो योगों का अनुपात 8:13 है। यदि पहला योग 48 है तो दूसरा योग क्या होगा। चलिए देखते हैं, कोई भी संख्याएं हैं दो, a/b, इनका रेशियो दिया है हमें 18/13, जहां पर जो पहला योग है इसकी वैल्यू क्या दी है,
48। पहले योग की वैल्यू क्या दी है 48, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 का। अगर मल्टीप्लाई 6 का अगले में करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पर 78, लेकिन इनमें से आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। अब पढ़िए आप इंग्लिश में क्वेश्चन को। इंग्लिश में क्या दिया गया है कि टू सम्स ऑफ मनी आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 8/13 and the first sum we 48 and the addition of two sum is, हमें क्या पूछा है, एडिशन पूछा है, मतलब इन दोनों का योग पूछा है। तो दोनों का योग यहाँ पर कितना दिया है 13 और 8 मिला के कितने होंगे 21। 21 इंटू 6 जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 126। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 126। योग यहाँ पर दूसरा ना हो के क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्याम को विभिन्न विषयों में से 100 में से इतने इतने अंक प्राप्त हुए, तो औसत क्या होगा। औसत निकालेंगे, इन सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए। 65, 67, 76, 82 और 85। ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर है। टोटल करिए आप इनका, टोटल करने पर आएगा 375। 375 को डिवाइड किया 5 से, तो जो एवरेज आएगा, औसत आएगा, वो निकल के आएगा आपका 75। औसत क्या निकल के आएगा यहाँ पर 75, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ये आपका सिंपल सा मैथ का प्लस माइनस का एक क्वेश्चन है। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करिए, ये प्लस में वैल्यू दी है 6098, और इस वैल्यू को भी जब आप इधर ले जाएंगे तो ये काय में हो जाएगी प्लस में, तो ये हो जाएगी 2597। माइनस क्या कर देंगे इसमें से 397। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा 8319। सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा 8319। तो ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि x/, 2x/ और 7x/y का योग क्या होगा। अब ये जो आपकी तीनों वैल्यू दी हैं ये x/y के फैक्टर में ही दी हैं, तो हम तीनों को सिंपली जोड़ देंगे। xy को हम 1xy मान सकते हैं, 2xy को 2xy लिख दिया और 7xy को 7 लिख दिया। ये टोटल करने पर कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 10। 10xy यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे हम, ऑप्शन नंबर 1 10xy। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है कि धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा और स्थिर जल में नाव की गति का अनुपात बताइए। धारा के विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम में जो इसकी चाल दी है नाव की वो क्या दी है 6 दी है, और डाउन स्ट्रीम में चाल क्या दी है यहाँ पर 8 दी है। और धारा की चाल हमने आपको अपने मैथ्स के वीडियोज में बताया था कि धारा की चाल हमारी क्या होती है d-u/2, और जो उसकी स्थिर जल में नाव की गति होती है वो क्या होगी d+u/2। तो ये क्या हो जाएगा, धारा की और नाव की चाल में यहाँ पर आपका रेशियो निकल आएगा। तो d-u करेंगे तो 8 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया 2, 2/2 कर दिया। नीचे कितना हो जाएगा 8 और 6 14/2, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 2 से यहाँ 14 को 7 बार कैंसिल कर दिया। तो जो रेशियो आया वो क्या आ गया 1:7। धारा की कितनी आएगी आपकी स्पीड 1 और नाव की स्पीड जो रहेगी वो कितनी आएगी 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला दिया है कि 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 264 है, तो इस श्रृंखला में अंतिम अंक कौन सा है। अच्छा 3 क्रमिक सम संख्याएं हमें लेनी है, तो हमने एक मान ली यहाँ पर x, एक मान ली x-2 और एक मान ली x+2। ये 3 क्रमिक संख्याएं मान ली। अब इनका जो योग दिया है ये यहाँ पर हमने इनका योग कर दिया। योग करने पर कितना आया 264।
64। यहाँ +2 में वैल्यू, यहाँ -2 में वैल्यू, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। x जोड़ के 3x आया, 3x बराबर किसके हो गया, 3x बराबर हो गया 264 के। 3 से 264 को आपने डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 88 बार, तो x कितना आ गया, 88। एक हमने माना था इससे 2 कम, तो कितना हो गया, 86। अगला था 88, अगला क्या होना चाहिए, x + 2, तो ये कितना होना चाहिए, 90। हमें पूछा है कि श्रृंखला में अंतिम अंक कौन सा है, तो अंतिम अंक कौन सा लिया है हमने, 90, तो 90 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि यदि एक बस के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है और इसकी चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहिए का RPM मतलब प्रति मिनट घूर्णन क्या होगा। निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं पहिए की परिधि, तभी तो हम 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है वही पता पाएंगे। इसकी पहिए की जो परिधि होगी वो कैसे निकालेंगे, 2πr से। 2 × 22/7, r की वैल्यू क्या दी है, 70 दी है। 7 से 70 को डिवाइड किया 10 बार, ये कितना आ गया, 22 × 2 44, 44 × 10 कितना हो गया, 440। ये किस में आया है आपका परिधि, सेंटीमीटर में सॉरी। और जो इसकी चाल दी है वो किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में से इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और यहाँ पूछा है मिनट में। तो 66 को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको पहले हमको करना पड़ेगा मीटर में चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया, 1000 से कर दिया, और फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, और घंटे में दिया है, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया हमने 60 से। अब हमें निकालना है RPM, सॉरी हमें क्या निकालना है, RPM। तो इसकी जो हमारे पास पेरीमीटर मतलब जो सरकमफ्रेंस निकल के आई थी, परिधि निकल के आई थी, वो कितनी निकल के आई थी, 440। हमको क्या करना है, इसका RPM निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 66 को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1000 × 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, और RPM निकालने के लिए यहाँ पर इसकी परिधि से भी डिवाइड कर देंगे। 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल कर दिए, 22 से ये कैंसिल कर दिया 2 बार, ये कैंसिल कर दिया 3 बार, 3 से ये कैंसिल कर दिया 2 बार, और 4 से ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी 250 बार। कितने बार कैंसिल होगी, 250 बार। तो जो RPM निकल के आएंगे प्रति मिनट जो घूर्णन होगा वो कितना होगा, 250 चक्कर लगाएगा आपका 1 मिनट के अंदर, वो पहिया 250 चक्कर लगाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक गांव में 6 महिलाएं 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में काम समाप्त करती हैं, 10 दिन में। अब वही काम अगर 10 महिलाएं 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगी, वो डी दिन हम निकाल लेंगे। 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, 10 से 10 को, डी की सीधी सी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 8। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 में। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है कि साथ में काम करते हुए 2 दिन में वे कितना काम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी के लिए पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आया 48, 16 का 48 में डिवाइड किया 3 बार, 12 का 48 में डिवाइड हुआ 4 बार। तो इनका जो काम 1 दिन का काम होगा वो दोनों का कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। तो 1 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 14। 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये, 1 दिन में काम कर रहे हैं ये 7, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 14 का।
14 काम कितने में से करेंगी ये? 48 में से। 14 काम कितने में से पूरा होगा? 48 में से। 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ये 7 बार और ये 24 बार। तो आंसर क्या है इसका? 7/24। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 ट्रेनों की गति का अनुपात दिया है हमें यहाँ पर 20, 19 और 18। अब यदि उनकी गति क्रमशः 18%, 19% और 20% बढ़ा दी जाती है। अच्छा, पहले कोई भी वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। 100% में अगर उसको बढ़ाया जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 118। पहली 18 बढ़ाई, दूसरी बढ़ाई 19, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 119। और अगली बढ़ाई आपकी 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। 100 तीनों में डिवाइड में था, तो तीनों में 100 को हमने कॉमन लेके हटा दिया। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए। इनका मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2360। 19 और 119 का मल्टीप्लाई किया 2261। 18 और 120 का मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 2160। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बैंक में 30% कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। कितने कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं? 30%। और रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी दी है? 24। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर। हमें पूछा है कुल कितने कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारी कितने होंगे? 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 24 × 100 बटे ये वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 30 कर दिया, 30 से इसको डिवाइड कर, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से 24 डिवाइड हो गया 8 बार। तो 8 × 10 की वैल्यू क्या होगी? 80। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर 2 80 टोटल आपके कर्मचारी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक उत्सव के दौरान 405 टॉफियों को बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी कुल संख्या के 20% टॉफियां प्राप्त हुई हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, ये हम कैसे निकालेंगे इसको? सॉरी, मान लिया हमने कि बच्चे कितने थे? x, और बच्चों को टॉफियां कितनी प्राप्त हो रही हैं? उनकी कुल संख्या के 20%। तो उनकी कुल संख्या कितनी थी? x का 20% टॉफियां प्राप्त हो रही हैं। x बच्चों को x का 20% टॉफियां प्राप्त हो रही हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा? 405 के बराबर। 20 से इसको डिवाइड कर दिया 5 बार, तो x² की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2025। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने 405 में, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2025। 2025 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 45 का स्क्वायर। 2025 किसका स्क्वायर होगा? 45 का स्क्वायर होगा। तो बच्चे कितने थे? 45 थे। अब उनको प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? 45 का 20% मिली। तो 20% इसका क्या हो जाएगा? ये 5 बार डिवाइड हुआ, 5 से ये डिवाइड हुआ 9 बार। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफियां मिली? प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफियां मिली। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 9। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्टील की एक अलमारी 3600 रुपये बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। सॉरी, यदि अलमारी को 4225 रुपये में बेचा जाए तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ तथा हानि बताइए। इसको हम बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व करेंगे कि 3600 रुपये में अगर बेच रहा है तो उसको हानि कितनी हो रही है? 10%। मतलब कोई भी वैल्यू कितने में बिकनी थी? 100% में बिकनी थी, और वो बिकी कितने में? 90% में।
मतलब 3600 रुपए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, सीधी सीधी 90%। अब हमको वो बेचनी है 4225 में, तो हम यहाँ से 4225 का परसेंट निकाल लेंगे तो हमें लाभ या हानि पता चल जाएगी। तो 4225 का परसेंट कैसे निकालेंगे, 90 बटे क्या कर देंगे हम 3600 इंटू कर देंगे 4225 से। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 9 से ये पूरा डिवाइड हो गया 6 बार, 5 से फिर से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से डिवाइड हो गया 8 बार और ये 5 से डिवाइड हुआ 845 बार। तो आंसर क्या आया आपका 845 बटे 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, 8 का डिवाइड किया 8 में एक बार, 4 में डिवाइड नहीं हुआ, फिर 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हुआ और इसमें आपका बचा कितना 5 बचा और नीचे कितना आ गया आपका डिवाइड 8 से। अब टोटल इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 105 सही 5 बटे 8। तो 4225 की वैल्यू जो आई वो आई 105 सही 5 बटे 8। अब 105 जो वैल्यू है 100 से ऊपर है, तो 100 से ऊपर है तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। वो लाभ कितना होगा, 100 से कितनी ऊपर है, 5 सही 5 बटे 8, 5 सही 5 बटे 8 ऊपर है तो उतने का ही उसको लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 483 इंटू 483 इंटू 483 प्लस 517 इंटू 517 इंटू 517। ये एक तरीके का फॉर्मूला दिया है, डिवाइड किया है इस संख्या से। अगर हम यहाँ पर 487 को मान लेते हैं A और 517 को मान लेते हैं B, तो ये फॉर्मूला क्या बन के आता है, ये हो जाएगा यहाँ पर A क्यूब प्लस B क्यूब डिवाइड क्या हो जाएगा, ये 517 इंटू 517 को क्या माना था B स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ AB और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर। इस तरीके से ये संख्या आ गई। अब इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे, ए क्यूब और बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड से लिखा है यहाँ पर ए, इसको हम ए को चाहे पहले लिख सकते हैं चाहे बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने पहले लिख लिया। इसको पहले लिखने पर ये आया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ पर दोनों में कॉमन दिया है तो सिंपल संख्या हमारे पास क्या आई, ए और बी जोड़कर, ए और बी जोड़कर कितना हुआ 5/7 को जोड़ा 483 में, ये जोड़ने पर कितना आया 1000। हमें क्या पूछा है कि इसको सॉल्व करने पर इसका घनमूल क्या होगा, तो 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है, तो 10 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अहमद ने एक बैंक से 1000 रुपए का पर्सनल लोन लिया और उसने 20,000 रुपए मकान मालिक को, 3,000 रुपए अपने पार्टनर को, 20,000 रुपए उसने मकान मालिक को दिए, 3,000 रुपए उसने अपने पार्टनर को दिए और 35,000 रुपए की उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। तो टोटल उसने खर्चा कितने का कर दिया, उसने यहाँ पर टोटल खर्चा हो गया उसका 58,000 का। तो उसके पास कितने रुपए बचे हैं, टोटल थे 1 लाख, 1 लाख में से 58,000 घटा दीजिए तो आंसर बचा आपका 42,000। क्या कितने रुपए बचे उसके पास 42,000, तो 42,000 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला दिया है कि 1 से 9 के बीच सम संख्याओं का औसत निकालना है। 1 से 19 है, सॉरी ये 19 के बीच में सम संख्याएं कितनी होंगी, 2 4 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। 1 से 19 के बीच में यही सम संख्याएं आएंगी। इनका सबका यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने पर ये कितना आएगा आपका 90।
एडिशन करने पर कितना आया 90। और ये टोटल संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। संख्याएं कितनी है 9 है। 9 से 90 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 10। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा 10। और इस तरीके की संख्याओं में आप सीधा सीधा आंसर ये भी निकाल सकते हैं सीधे से आंसर कि अगर हमें यहाँ पर डिफरेंस सेम दिया है, क्या दिया है डिफरेंस यहाँ पर सेम दिया है, तो ये जो मिडिल वाला नंबर है 4 नंबर इधर से छोड़ दिया 4 नंबर इधर से छोड़ दिया, मिडिल वाला जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा मिडिल वाला नंबर जो होगा वही आंसर एवरेज निकल के आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी आपका एवरेज पर आधारित है। इन सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। सारे नंबर ऐड करने पर आया 174। टोटल नंबर ये कितने दिए हैं 6 दिए हैं, तो इनका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 29। एवरेज कितना निकल के आ जाएगा आपका 29। ऑप्शन नंबर 2 दिया है इसमें इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सना ने एक बैग में सिक्के इकट्ठे किए। 25 पैसे के उसने 500 सिक्के और 50 पैसे के उसने 600 सिक्के इकट्ठे किए। एक दिन उसने बैग से 25 पैसे के 25% सिक्के और 50 पैसे के 30% सिक्के निकाल लिए, तो उस बैग में कितने परसेंट सिक्के निकाल दिए। अब देखिए 25 पैसे के सिक्के कितने थे 500 सिक्के। 500 में से निकाल उसने कितने लिए 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। 1/4 उसने निकाल लिए। अब 50 पैसे के कितने सिक्के थे 600 थे, और 600 के उसने कितने निकाल लिए 30%। 30% की वैल्यू होती है 3/10। ये टोटल सिक्के कितने हो गए 500 600 1100। तो मतलब 1100 का उसने कितना प्रतिशत निकाल लिया ये हमें यहाँ पर निकालना है। 1100 का कितना प्रतिशत उसने निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 4 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 4 से इसको डिवाइड करने पर ये आया आपका 125 और ये आपका यहाँ पर आई है वैल्यू 180। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 0 से 2 0 को कैंसिल किया 11x के बराबर। इसको टोटल किया 305। ये किसके बराबर हो जाएगा 11x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 305/11 मतलब 28.5%। वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी 28.5%। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि वर्तमान में दादा बिली और अपने पोते जैक की आयु के तिगुने हैं। बिली जो है जैक की आयु के 3 गुने हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब 10 वर्ष पहले बिली की आयु का 1/5 था। तो पहले हम पहले वाली आयु को लिख लेते हैं। पहले बिली की और ये जैक की। पहले बिली 5 गुना था इसका 10 वर्ष पहले, और अब वर्तमान में ये 3 गुना है इसका। दिया है वर्तमान में दादा बिली अपने पोते जैक की आयु का 3 गुना है, और 10 वर्ष पहले जैक बिली की आयु का कितना था 1/5 था। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हमें निकालनी है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंस सेम दिया है नहीं दिया डिफरेंस, तो पहले हम डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आया है वो कितने का है, ये डिफरेंस है 2 का, और यहाँ डिफरेंस है 4 का। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ऊपर करने पर 2 का मल्टीप्लाई ये आ गया 10 और ये आ गया 2। 4 का मल्टीप्लाई नीचे करने पर ये आ गया 12 और 4 का इधर करेंगे तो ये आया 2। अब इधर दोनों जगह 2 का डिफरेंस है, लेकिन 2 का डिफरेंस ना होके ये डिफरेंस कितने का है 10 का। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा 1। तो हमें क्या करना है कि वर्तमान में जो आयु दी है वो कितनी दी है, ये दी है। तो 12 × 5 कितनी हो जाएगी 60, और 4 × 5 कितनी हो जाएगी 20। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 70,
और इसकी आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 30। 70 और 30 दोनों की आयु हो जाएगी 10 वर्ष बाद, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 393। जब बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 तथा शेषफल 50 आता है। तो छोटी संख्या कौन सी है, कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर बड़ी संख्या मान ली हमने a, छोटी मान ली b, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 393। हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने जैसे का तैसा लिख लिया। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है a है, छोटी कौन सी है b से हम भाग दे रहे हैं। तो इसका जो भागफल है वो कितना होता है 2 होता है। भागफल कितना आएगा 2, और रिमाइंडर कितना आता है 50 आता है, तो 50 हमने इसमें ऐड कर दिया। a+5 वो संख्या हो गई, सॉरी a+50 वो संख्या हो गई जिसमें हमें b से भाग देने पर 2 भागफल तथा 50 शेषफल आता है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से a+50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2b - 50। a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, सॉरी ये यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ये किस में आएगी आपकी माइनस में आएगी। ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका शेषफल आ रहा है, तो माइनस कर देंगे इसमें से हम। तो माइनस करने पर ये वैल्यू कितनी आएगी, a कितना हो जाएगा 2b, a कितना हो जाएगा इधर आपका 2b, 50 को इधर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 2b + 50। इसको हम ये पहले वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो पहले वाली इक्वेशन में रखने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b + 50 - b = 393। 2b में से एक b को माइनस किया, एक b आया, और 393 में से हमने 50 को माइनस किया, तो 393 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 343। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 343 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका 343। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा इसके ठीक समान, ये हम देखते हैं। पहले में सब कुछ राइट दिया हुआ है, पहले से ही हम दूसरे को ऐड कर लेते हैं, दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरे में भी यहाँ पर सब कुछ राइट दिया गया है। तीसरे में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा है पॉल, POUL, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है BAUL, बाउल लिखा है। तो जो ऑप्शन 3 होगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि इस श्रृंखला में एक अक्षरों और संख्याओं का क्रम दिया है, उसमें से गलत संयोजन पहचानना है। गलत संयोजन कौन सा होगा, आप पीछे के सारे सेम दिए हैं, इनको छोड़िए, आप देखिए सिर्फ आगे आगे के। तो पहले, तीसरे और चौथे में आपका ऑप्शन में IIJU लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें लिखा है IIGU। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत संयोजन दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया है ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला दिया है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट कितनी होगी। तो इसकी क्रमिक छूट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 + 10 - 20 × 10 डिवाइड कर दिया 100 में, 100 से दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 0 को। 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 में से 2 को माइनस कर दिया, तो ये क्रमिक छूट यहाँ पर कितनी आ गई 28%। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि x और y की वर्तमान आयु 3:2 है। x और y की जो वर्तमान आयु है वो 3:2 दिए है, और 12 साल बाद x और y की आयु का अंतर 15 होगा।
अब चाहे आप 12 साल बाद देख लीजिए, चाहे आप 12 साल पहले देख लीजिए, जो आयु का अंतर है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो इनका अंतर दिया है वो कितना दिया है, 1 दिया है, लेकिन 1 ना होते हुए जो अंतर कितना दिया है, 15 साल का। तो यहाँ से इसकी एज कितनी आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी आपके पास 45 और इसकी एज कितनी आ जाएगी आपके पास 30। तो हमें क्या पूछी है, एक्स की वर्तमान आयु। तो एक्स की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 45। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 मैचों में मुथैया मुरलीधरन द्वारा बनाए गए स्कोर इतने इतने हैं, तो उसका औसत स्कोर कितना है। आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। वैल्यू क्या दी है, 47, 56, 112, 28, 59 और 34। इनको सबको ऐड करते चलिए। इनको सबको ऐड करने पर क्या नंबर आएगा, 336। और टोटल ये स्कोर कितनी बार दिया है, 6 बार दिया है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 56। तो जो औसत स्कोर होगा वो क्या आ जाएगा आपका 56। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में ABCD के समांतर है। हमें दिख रहा है ये लाइन किसके समांतर दी है, CD के समांतर दी है। और ABEB इक्वल है। EB और AB ये दोनों इक्वल लाइन दी है। CBE बराबर कितने के दिया है, 20 के। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या दिया है, CBE 20 के बराबर दिया है। CBE कौन सा एंगल है, ये वाला, ये 20 के बराबर दिया है। तो BCD 50 दिया है। BC और D ये एंगल दिया है हमको 50। हमें निकालना है EAB, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर ये एंगल यहाँ पर 50 दिया हुआ है तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, टोटल मिला के 50 हो जाएगा। कैसे होगा, ये आपकी ये दो पैरेलल लाइन दी है, ये कोई लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली इसके बराबर होगा। तो हमने वही किया है, एंगल सी को किसके बराबर कर दिया, टोटल मिला के एंगल बी के बराबर कर दिया। टोटल इसको बी के बराबर किया तो ये कितना हो जाएगा, अगर 20 इसमें से ये दिया है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो एंगल मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, अब देखिए ये इस तरीके से हमें कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें ये दोनों लाइन सेम है। क्या किया हमने, ये एंगल हमें 20 का दिया है तो ये एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया, 30 का। ये एंगल कितने का निकल के आ गया, 30 का निकल के आ गया। ये 50 का दिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन आपकी बराबर दी है तो ये आपका समद्विभाजक जो आपका त्रिभुज होता है वो बन गया। तो ये और ये लाइन इक्वल है तो ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल हमें पता चल गया 30 का। इन एंगल को हमने अगर ए और ए मान लिया तो 2a + 30 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 30 को माइनस कर दिया तो 150। मतलब 2a की वैल्यू क्या आ गई, 150। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/2 मतलब 75। तो एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 75। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका 75। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि हैज़ को अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी इसमें से इक्वेशन है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं x + 2 से
तो बराबर आता है x प्लस 2। कोई भी संख्या है अगर a, इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आएगा x प्लस 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यदि एक लघुखंड में कोण x है और दीर्घखंड में कोण y है तो x और y का रिलेशन क्या होगा। ये कोई आपका सर्कल है, ये हमने मान लिया एक, ये लघुखंड मान लिया और ये आपका दीर्घखंड हो गया। यहाँ से ये एंगल बना दिया, ये एंगल मान लिया आपका y और इस तरीके से ये एंगल बना दिया, ये एंगल आ गया आपका x। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आप याद रखिए कि जो छोटी वाले भाग में जो एंगल बनता है वो हमेशा बड़ा होता है बड़े भाग वाले एंगल से, क्योंकि ये एंगल हमेशा छोटा बन रहा है। अब देखिए ये एंगल इससे छोटा दिख रहा है, तो x हमेशा बड़ा होगा किससे, y से। तो x अगर हमेशा y से बड़ा होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x हमेशा बड़ा होगा y से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि पैसों की एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 678 होती है और 3.5 वर्षों में 736.50 रुपये होती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे, सिंपल देख लीजिए कि 2 सालों में कोई राशि कितनी हो रही है, 678 हो रही है। सॉरी, इसको हम यहाँ से लिखेंगे 3.5 सालों में ये राशि कितनी हो रही है, 3.5 सालों में ये राशि हो रही है 736.50। तो 2 सालों में कितना दिया है, 2 सालों में ये राशि कितनी हो रही है 678। तो यहाँ से 1.5 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस मतलब 58.50। 1.5 साल का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा, 58.50। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे 1.5 साल का जो आपका ब्याज आएगा वो 58.50 आएगा। 1.5 को हमने कैलकुलेट कर लिया 3/2 में, 3/2 इसको कैलकुलेट कर लिया। इसका ब्याज आया आपका 5850, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5850 इंटू 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 साल का ब्याज आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 117, तो यहाँ से हम 2 का भी निकाल लेंगे, तो 2 का ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से 117 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये आ गया आपका 39 और ये हो गया 39 इंटू 2 मतलब 78। तो 2 साल का ब्याज यहाँ से कितना आ गया 78 और 2 साल का जो टोटल मिश्रधन था वो कितना था आपका 678। तो मूलधन कितना निकल के आ गया 678 में से आपने 78 माइनस कर दिया, मूलधन कितना निकल के आ गया 600। चलिए अब दर निकालते हैं। दर कैसे निकालेंगे, 2 साल का जो आपका ब्याज है वो 78 निकल के आया, मूलधन कितना निकल के आया यहाँ से 600। समय दिया है हमें 2 साल, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम 78 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 2। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया 13 बार और 2 से 13 को डिवाइड कर दिया 6.5 बार। तो रेट कितनी निकल के आ गई आपकी 6.5। 6.5 यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये दिया है एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन दिया है कि FeX प्लस H2OG को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो Fe2O3 बाय और H2G, इसमें X और Y क्रमशः क्या है। देखिए Fe मतलब आयरन का जब भी रिएक्ट करवाया जाता है, H2O मतलब वाटर से, तो क्या होता है Fe2O3 बनता है और H2 बनता है, ये गैस बन जाती है आपकी, ये होता है आपका लिक्विड में वाटर। Fe लोहा आपका कैसा होता है, लोहा होता है सॉलिड, और जो इसका मटेरियल Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड जो बनता है
वो आपका कैसा होता है, वो भी सॉलिड होता है। तो x और y यहाँ पर क्रमशः क्या हो जाएंगे, ठोस और ठोस। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन में हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का 21 का इस संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 70644 प्लस किस क्या कर देंगे इसमें 2797 डिवाइड किससे करेंगे 3364 से। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये टोटल करने पर आएगी आपकी 73441 और डिवाइड किससे करेंगे 3364 से। इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल 73441 का आया 271 और इसका वर्गमूल आया 58। इसको 58 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवाइड जाएगा, इसमें आपका शेष बचेगा 39 और नीचे किससे डिवाइड किया था 58 से। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 सही 39/58। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% ऑफ सीजन छूट देता है, फिर भी वह 26% का मुनाफा कमाता है। जूतों की जोड़ी जिस पर 1120 रुपये अंकित था, तो उसका लागत मूल्य क्या है। अब 1120 रुपये अगर उस पर क्या बोलते हैं अंकित था, तो उसने छूट कितने की दी 10% की। तो अंकित मूल्य अगर 100% था, 100% अगर 1120 था, तो 90% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90% की वैल्यू आ जाएगी 1120 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। तो 90% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 1008 रुपये। अब अगर वो 1008 रुपये में भी उसको बेच रहा है ना, तब भी उसको 26% का लाभ हो रहा है। तो ये वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे, ये वैल्यू हम कर देंगे उसकी 126% के बराबर, क्योंकि हमको क्या निकालना है लागत मूल्य। लागत क्या मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य होता है लाभ के बाद जो 100% निकल के आता है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू यहाँ तक जो 100% 90% था वो अलग चल रहा था। अब इसके बाद जो 100% निकलेगा वो हमारा क्या निकल के आएगा लागत मूल्य। अब 126% की वैल्यू 1008 दी है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकाल देंगे 1008 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 126। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 126 से ये डिवाइड होगा आपका 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 800 रुपये। जो लागत मूल्य निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 800 रुपये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न पदों में से कौन सा 9 की घात 15 की घात 2 के समकक्ष है। तो इस तरीके से अगर घात लिखी होती है तो घातों को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। घात क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में। अब इस वाली आपकी टर्म को कौन वेरीफाई कर रहा है, ये आपका नहीं वेरीफाई कर रहा, ये भी आपका नहीं वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर 9×2 दिया है, ये आपका वेरीफाई कर रहा है और ये भी आपका वेरीफाई नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और दिया है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर लंबे हैं तो उसकी भुजा क्या है। समचतुर्भुज किस तरीके का होता है, इस तरीके का पतंग के शेप का होता है, तो उसकी हमको भुजाएं दी हैं इस तरीके से समचतुर्भुज दिया है। हमें इसके विकर्ण दिए हैं, ये बड़ा विकर्ण ये दिया है आपका 8 का और ये छोटा विकर्ण है ये दिया है आपका 6 का। इन विकर्णों की एक खासियत होती है कि ये विकर्ण आप एक दूसरे को बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड करते हैं। तो इसकी जो ऊपर की लेंथ है वो कितने में डिवाइड हो जाएगी आपकी, जो ऊपर की लेंथ है वो डिवाइड हो जाएगी आपकी 6 में, सॉरी ये 8 का डिवाइड हो जाएगी ये 4 में और ये 6 की ये डिवाइड हो जाएगी आपकी 3 में। अब हमको क्या निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है। भुजा कौन सी, ये वाली। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, इसको हमने a मान लिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा √4² प्लस 3²। 4² कितना होगा 16 और 3² कितना होगा 9 और ये कितना होता है आपका 25। 25 का जो √ होता है वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भुजा हो जाएगी 5 मीटर की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या में 10वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 3 अधिक है।
तो कोई भी संख्या हम किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी संख्या आपकी किस तरीके से लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है इस तरीके से कि ये कोई नंबर दिया है हमारा x और ये नंबर दिया है y, तो x y का कितना हो जाएगा आपका, इसको क्या पोजीशन रहेगी इसकी, 10th पोजीशन। तो पहला जो नंबर है वो 10x हो जाएगा, ये अगला नंबर y हो जाएगा। तो अब इनको हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या दिया है कि 10वें स्थान का जो अंक है वो इकाई स्थान के अंक से 3 अधिक है। तो इकाई स्थान का अंक अगर हम x मानते हैं तो दहाई स्थान के अंक में क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 का होता है, हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10x प्लस 30 प्लस x, 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 30। तो संख्या कितनी निकल के आएगी, 11x प्लस 30, यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक 64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आंगन के आवरण के लिए 20 सेंटीमीटर के आकार के वर्ग खपरेल की आवश्यक संख्या क्या होगी। एरिया कितना दिया है उसका, 64 मीटर स्क्वायर दिया है, और जो खपरेल की जरूरत है, टाइल्स की जो जरूरत है वो कितनी की ले रहे हैं हम, 20 सेंटीमीटर की। तो पहले हम इस को भी सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने पर ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 0.2। 2 पॉइंट हटा के हमने 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, और 2 इंटू 2 मतलब 4 से इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड हुआ 16 बार, तो ये कितना आ गया आपका 16। आंसर कितना आ जाएगा, 1600 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी 64 मीटर स्क्वायर के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि लघुत्तम सम संख्या जिसका वर्गमूल और घनमूल दोनों प्राकृतिक संख्या के रूप में विद्यमान है, तो वो संख्या कौन सी है आपकी, वो संख्या है 64। संख्या है 64। ये तो पहले तो आपका किसी का वर्गमूल घनमूल नहीं है, 8 आपका घनमूल है किसका है, 2 का, और 16 आपका वर्गमूल है किसका है, 16 आपका वर्ग है 4 का, और 8 आपका घन है किसका, 2 का, और 64 जो है वो आपका 4 का घनमूल भी है और 8 का वर्ग घन है, 4 का घन है, 8 का वर्ग है, दोनों क्या दिए हैं 64। तो ये जो संख्या है आपकी वर्गमूल और घनमूल दोनों इसके प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। 64 का हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और इसका घनमूल भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि 833 के घन का इकाई अंक क्या होगा। हमको सीधी सी याद रखनी है, घन के इकाई अंक निकालने के लिए एक के घन का इकाई अंक होता है 9। 1 के घन का इकाई अंक क्या होता है, 1 के घन का इकाई अंक होता है 1, और 5 के घन का इकाई अंक होता है 5, 6 के घन का इकाई अंक होता है 6, और यहाँ पर 3 का क्या होता है 7, और 7 का क्या होता है 3 होता है। 2 का क्या होता है 8, और 8 का क्या होता है 2, और 9 का क्या हो जाता है, यहाँ से 9 ही होता है। तो जो डिफरेंस रहता है वो किस में रहता है, 3 7 और 7 3, 2 8 और 8 2 में। यहाँ पर किसका दिया है 3 का दिया है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक समलंब आकार का क्षेत्र दिया है ABCD, इसके बाड़ की लंबाई 120 मीटर दी है। बाड़ की लंबाई मतलब इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप दिया है हमको 120 मीटर। अब भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC के लंबवत है। जो भुजा AB है वो AD और BC पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसका लंब है। अब BC दिया है हमको 48, CD दिया है हमको 17, A और D दिया है हमको 40। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे।
ये लाइन नहीं दी है हमें, तो हमें लेकिन टोटल लंबाई दी है 120। 120 में से हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 15। कितना निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। ऊपर की हमें लेंथ दी है 40, नीचे की लेंथ दी है 48। तो इसका जो समलंब का क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ये लंब की लंबाई इंटू ऊपर और नीचे की जो लाइन है उनका एडिशन। तो 40 प्लस 48 यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो गया? 1/2 इंटू 15 इंटू 40 प्लस 48। 40 और 48 कितना आया? 40 1/2 इंटू 15 हमने यहाँ लिख दिया। 40 और 48 जोड़ने पर आया आपका 88। 2 से इसको डिवाइड कर दिया 44 बार, तो 15 इंटू 44 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 44 हो जाएगा आपका 660। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 660 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है। तो जो धातु चुंबकीय नहीं होती उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। स्टील, यहाँ पर स्टील भी आपकी जो नेचुरल स्टील होती है वो चुंबकीय होती है। निकेल भी आपका चुंबकीय होता है, लोहा भी आपका चुंबकीय होता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होती है वो चुंबकीय धातु नहीं होती है। अगला दिया है कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ये इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून मतलब चंद्रमा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1993 में। फर्स्ट टाइम 1993 में मनाया गया था। और ये किस लिए मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों को स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना। क्या है? विश्व के सभी देशों को सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना कि उनको प्योर जल मिल रहा है या नहीं। और इसकी आपकी हर साल की एक थीम होती है, हर साल का इसका एक मोटिव होता है, हर साल का एक उद्देश्य होता है मनाने के पीछे। तो अब साल आने वाली है हमारी 2022 साल की 22 मार्च का इसका जो थीम है वो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, दृश्यमान बनाना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। ये आपका 2022 का विश्व जल दिवस का उद्देश्य है, थीम है। ये 1993 से मनाना प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? कंडरा किसको बोलते हैं? टेंडन को। कंडरा किसको बोलते हैं? टेंडन को बोलते हैं। टेंडन किसका काम करता है? टेंडन काम करता है आपको मांसपेशियों को जो अस्थि से जोड़ने का वाला ऊतक होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। मांसपेशियों को, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो भी टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसको क्या बोला जाता है? टेंडन बोला जाता है। और अगर उसका घुटने का टेंडन क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको क्या हुआ है कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अगला ऑप्शन भी गलत, ये भी और आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है, अस्थि टूट गई है, घुटने पर मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये तीनों आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि पेप्टिक व्रण किसके कारण होता है, मतलब पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि पेप्टिक व्रण किसके कारण होते हैं। ये होते हैं आपके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण पेप्टिक अल्सर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं वह फर्श व टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं। शशिकला उपकला कोशिकाएं, पक्षमावी उपकला कोशिकाएं, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं और घनाभ उपकला कोशिकाएं। तो जो उपकला कोशिकाएं चपटी होती हैं वो फर्श और टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित होती हैं, वो उनको सल की उपकला कोशिकाएं भी बोला जाता है। स्क्वेमस एपिथेलिकल सेल्स भी बोला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है कि तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है। तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है। ये आपका पेड़ है, ये इसका तना है। ये कब बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा जब ये टोटल लेंथ इस टाइप से बढ़ेगी। टोटल लेंथ इस टाइप से बढ़ेगी। ये कौन सी लेंथ है, ये लेटरल है। कौन सी है, ये लेटरल है। पार्श्व विभज्या है। अगर इसकी पार्श्व विभज्या बढ़ेगी तभी तो इसकी परिधि बढ़ेगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन बीज उत्पादित करता है। बीज उत्पादित करता है मतलब सीड कौन प्रोड्यूस करता है। तो सीड जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। क्या होते हैं, सीड जो प्रोड्यूस करते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिनमें सीड नहीं होता वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन होते हैं, जिनमें सीड नहीं होता वो एंजियोस्पर्म होते हैं। और जो बीज को उत्पादित करते हैं, जो बीज को सीड को प्रोड्यूस करते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे तथा मृत जानवरों के हिस्से को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं प्लांट और एनिमल्स को, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डिकम्पोजर। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। उनको हम अपघटक बोलेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है। ब्रेक के साथ अगर आप साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो घूमना कम हो जाएगा, घूमना पहिए का कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। जो इसका स्थैतिक घर्षण है रोड का, उससे रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो गाड़ी सड़क पर साइकिल चलना बंद कर देगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। बेलन घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम हो जाएगा। तो साइकिल चलाना ब्रेक के साथ सड़क पर बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का महत्व क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है कि जो भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। वो किसके अंदर करवाया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। फिर जब वो विकसित होना शुरू कर दिया जाता है तो उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा कि भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला दिया है कि निषेचन और भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। ये भी आपका कैंसिल होगा क्योंकि ये आपका नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें होता है। वहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पर एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी, भ्रूण का विकास होगा। अगला दिया है कि एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक निश्चित अवस्था तक फर्टिलाइजेशन और भ्रूण का जो विकास होगा वो ट्यूब में होगा, फिर उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है कि निषेचन महिला के शरीर में होता है, भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि माचिस की तीली का जलना एक उदाहरण है। तो माचिस की तीली को जब भी हम जलाते हैं वो तुरंत जल जाती है, तो जो तुरंत जलना होता है वो क्या होता है? शीघ्र दहन। तुरंत का जलना माचिस की तीली का क्या होता है? शीघ्र दहन होता है। उसको हम रैपिड कंबसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैपिड कंबसन बोलते हैं। जल्दी से जल जाता है। तो किसका उदाहरण है? तीव्र दहन का। अपने आप वो दहन नहीं होता, हमें जलाना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। आदर्श दहन मतलब एक स्पीड से जलना होता है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। धीमा दहन, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो माचिस की तीली का जलना किसका उदाहरण हो जाएगा? शीघ्र दहन का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जब एक विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन इस पर जमा हो जाता है। H2O को जब तोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये 2H2O होता है। ये क्या हो जाएगा? 2H2 + O2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का पास करवाया जाता है, तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। तो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो किस पर जमा होते हैं? वो जमा होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर। किस पर जमा होते हैं? केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जमा होंगे H2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव इनके द्वारा अध्यासित होता है। तो तृतीय पोषक स्तर मतलब जो लास्ट वाला पोषक स्तर होता है वो कौन करते हैं? वो मांसाहारी करते हैं। कौन करते हैं? मांसाहारी करते हैं। तो मांसाहारी मतलब कार्निवोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपकी प्रोड्यूसर्स से, उसके बाद होती है शाकाहारी, फिर उसके बाद होते हैं आपके मांसाहारी। ये आपके सीक्वेंस में रहते हैं। पहले फूल पत्तियां होती हैं, उनको शाकाहारी लोग खाते हैं, फिर इनको खाते हैं मांसाहारी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y कितना दिया है? 14। 2x - 3y कितना दिया है? 2। 2x + 3y कितना दिया है? 14। 2x - 3y कितना दिया है? 2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x y की। x y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई आपकी 4x। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 से इसको डिवाइड किया 16 को 4 बार, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। 4 आपने किसी भी इक्वेशन में रख दिया। 4 को अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 + 3y बराबर किसके हो जाएगा? 14 के। तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 में से 8 को माइनस किया तो 6 आया। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूना 6। y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका 8 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे थे क्वेश्चन पेपर था ये 7 सितंबर का 9 AM की शिफ्ट का। अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे अगला पेपर, और अब से हमारी ये क्लास आपके लिए रहेगी रेगुलर, आपको रोज मिलेगी, जिससे आपके पेपर के लिए आपको थोड़ा बेनिफिट हो। तो साथ में क्वेश्चन करना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ लाइट एजुकेशन पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।